बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंसूर आजम काजी और आप बजट ट्रांसमिशन 2023 देख रहे हैं। नाज़रीन, अब से कुछ ही कबल टाइम पहले जो वफाकी वज़ीर फ़ाइनेंस उन्होंने 14,460 अरब का वफाकी बजट पेश किया। अपेरेंटली जो चीज़ें देखने में आई, जो समझ आती है एक आम आदमी को, एक अच्छा बजट जिसमें रिलीफ की बात की गई, जिसमें जहाँ पर टैक्सेस लगने हैं वहाँ पर टैक्सेस की भी बात की गई। शरह नमूद में कहा जा रहा है कि जी 3.5% होगी, जबकि जो इन्फ्लेशन है वो 21% पे होगी। इसके साथ साथ बजट खसारा जो है वो तकरीबन 6,000 अरब का होगा। अपेरेंटली जिस तरह मैंने कहा, ये बजट एक आम आदमी को समझ में आया है और वो लोगों का ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये है कि एक अच्छा बजट है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है जो जब मैं अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म करूंगा उसके बाद अपने गेस्ट से पूछूंगा। 5 ईज़ की बात की, पिछली दफ़ा मुझे याद है 3 ईज़ की बात होती थी, इस दफ़ा 5 ईज़ की बात की गई, जिसमें एक्सपोर्ट्स, क्वालिटी, एम्पावरिंग यूथ की इस दफ़ा काफ़ी बात की गई है। बजट में भी बात की गई है, आईटी की भी बड़ी बात की गई है, एनर्जी और एनवायरनमेंट। आईएमएफ का एक तरफ प्रेशर है और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी है। जो पेंशनर्स हैं उनके लिए, जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए एक इंक्रीमेंट दिया गया काफ़ी ज़्यादा, और बताया ही गया कि ये जब कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी तो इस वजह से डिले हुआ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ा इस चीज़ का एहसास था कि जो ले मैन के लिए जो एक उसकी पर एक फ़िक्स इनकम होनी चाहिए वो 30,000 की बजाय 32,000 कर दी है। 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट के लिए काफ़ी देर तक प्राइम मिनिस्टर अपनी काबीना से बातचीत करते रहे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का 30 to 35% और कहा गया, उसके साथ साथ BI बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो कि बहुत अच्छा इकदाम है, 25%। उसके अंदर टैक्स प्लस सुपर टैक्स की काफ़ी विद द ब्रैकेट्स प्लेसमेंट की गई। डिफेंस के लिए 1800 अरब मुख्तस किया गया। ये है सारी एक अच्छी ओवरव्यू प्रीव्यू इस चीज़ का। लेकिन सवाल ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2023 से, और 15 अगस्त को हुकूमत का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। सो ये 1 साल का जो बजट इस वक्त हुकूमत देकर जा रही है, जिसके ऊपर इसाकदार साहब कहते हैं कि हम बिल्कुल हक में जाने पे, और आइन कहीं नहीं, आइन की उन्होंने बात किया, आइन कहीं नहीं कहता कि हम लोग नहीं दे सकते। हाँ, इंटरम सेटअप जो है वो बिल्कुल 4-4 महीने का दे सकता है, लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग पूरा बजट देकर जाएंगे। इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा सवालिया निशान। और पेंशनर्स, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, लेवी के ऊपर 10 रुपये इंक्रीज़ किया गया है और कहा जा रहा है कि जी जो 10 रुपये है इसमें से जो इनकम होगी वो पेंशनर्स को दी जाएगी। टोटल जो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स हैं तकरीबन 5 to 7 मिलियन बनते हैं पाकिस्तान के, 50 से 70 लाख को अकोमोडेट करने के लिए हम लोगों ने 23-24 करोड़ लोगों के ऊपर जो लेवी टैक्स है वो इंक्रीज़ कर दिया है। प्रोग्राम में इस पर बात करते हैं। वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सरदार फ़हीम ने, सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र हैं, और डॉक्टर इकरामुल हक, वन ऑफ द वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, अली सलमान है मेरे साथ, वंस अगेन अ वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकरामुल हक, लेट मी स्टार्ट विद यू सर। सादा सा सवाल, कैसा लगा है आपको बजट जो पेश किया गया है? अपेरेंटली काफ़ी दावे किए गए हैं, लेकिन हाउ डू यू परसीव ऑल दिस? देखिए, कहने को जो भी इक़दाम लिए गए हैं वो कितने भी साउंड हो, मगर सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान में फंडिंग का है। अब वफाक के पास सूबों को पैसे देने के बाद इतने पैसे बचते नहीं हैं कि वो कोई भी जो चीज़ है वो बगैर कर्ज लिए अदा कर सके। ये पहला साल है कि नेट इनकम हमारी डेट सर्विसिंग से भी कम है, और ये सूरत हाल अगले साल भी रहेगी। 3.2 ट्रिलियन का जो डेट सर्विसिंग था वो तो यानी कि उस मार्क से कहीं डबल आप समझ लें कि खर्चा हुआ है। और जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं और अभी उसमें और भी बढ़ाने की बात हो रही है, तो फिर ये खर्चा तो हम पूरा नहीं कर सकेंगे। अब अगर आपने सारा कर्जा लेकर ही आपने पेंशन्स भी और ये सब, मैं ये नहीं कह रहा कि वोट नहीं बढ़नी चाहिए, उसकी भी जस्टिस है, मगर देखना चाहिए कि इस वक्त क्या कोई ऐसी डायरेक्शन में तब्दीली लाई गई है। यदि पिछले प्रोजेक्ट्स तो हमसे मुकम्मल होते नहीं और हम यहाँ 950 की बात करें, कोई ऐसा एविडेंस पाकिस्तान में है जो एम्पिरिकल हो के हमारा जो PSDP से उतनी ही ग्रोथ होती है? वो तो प्रोजेक्ट्स
कई कई साल के रोल ओवर हो रहे हैं, मुकम्मल होने का नाम नहीं लेते हैं। जो पहले पिछले मुकम्मल कर ले तो अगलों की भी बात करें। अपनी बेल्ट टाइट करने के लिए कौन सा ऐसा आपने अनप्रोडक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को कम होते देखा है? ठीक। और ये आईटी के और बाकी शोबों के अंदर जो है बेहतरी करना, उसका ताल्लुक भी ज्यादातर सिर्फ पैसे से नहीं है और बहुत सी तब्दीलियों से है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अगर अच्छा ना हो, इंटरनेट हमारे यहाँ बात करते करते अक्सर आपने देखा बिल्कुल कि ऐसे। क्या हालत होती है। और फिर हम बात करते हैं हमारे पास ना वो ह्यूमन रिसोर्स उस तरह का डेवलप है, और ये पता नहीं कहाँ से कि हमारा फ्रीलांस में इतना नंबर है। ये देखिए, इस तरह की बातों से मैं तो काफी अरसे से सुनता हूँ, मगर बाहर कैफ हम 3-4 पता नहीं बिलियन भी कर पाते हैं कि नहीं, या फिर ये है कि वो आउटसाइड अकाउंट्स रहता है, या ये भी समझ नहीं आती कि इनफॉर्मल इकोनॉमी का साइज क्या है। फिर हो सकता है कोई ऐसी बात हो, मगर जो फिगर सामने है, तो मेरे हिसाब से बजट पे इस वक्त बात करना, जब इस हुकूमत का आपने खुद ही फरमाया कि 12 अगस्त को इसका जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अनलेस के वो कॉन्स्टिट्यूशन को टोटली इग्नोर करके कोई और 5 साल मेरा ख्याल में यही हुकूमत करना चाहते हैं। क्योंकि इसी तरह सूबों में वो बैठे हुए हैं, 4 महीने की बात नहीं है, उनकी भी तो देखना है ना 90 डेज के बियॉन्ड क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। फिर तो डिफेक्टो ही चल रहे हैं। ट्रू। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर अगर स्टेबिलिटी, इस लिहाज से कॉन्फिडेंस आए इन्वेस्टर का, वो तो नजर नहीं आई इस बजट में हो या ओवरऑल इन्वायरमेंट। पहले ओवरऑल इन्वायरमेंट को कंड्यूसिव कर ले, आइन के मुताबिक चले, लोगों का इंटरेस्ट दोबारा से बहाल हो जाए, लोगों का जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो तो अब जा चुका, बाहर का भी अंदर का भी, उसको पहले बहाल कर ले, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा एसेट हमने खोया है। और उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ये बड़े इशू जो है इकोनॉमिक्स को भी हम आइसोलेशन में तो नहीं देख सकते ना। तो मेरा ख्याल है इसकी तरफ तो कोई खास मुझे पेशकदमी नजर नहीं आई। बाकी इस तरह के बजट्स और फिगर्स जो है वो बनाना या उसको पेश करना, उसके ऊपर कोई ठीक बहुत सीरियस ठीक। मेरा ख्याल में बात करने बिल्कुल की ठीक। जरूरत नहीं होती। अली सलमान की तरफ मैं चलता हूं। अली, आप इसको ओवर फर्स्ट व्यू आपका क्या है? जिस तरह अभी डॉक्टर इकरामुल हक साहब फरमा रहे हैं, अगर आप इसको देखते हैं जिस तरह बताया गया, जो नंबर गेम्स बताई गई, जहां पर रिलीफ की बात की, जहां पर टैक्सेशन की बात की, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो दिया गया है, और कीपिंग इन माइंड कि हुकूमत 12 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी, हाउ डू यू सी दिस? जी, मैं बजट को एक एक्सरसाइज के तौर पर देखता हूँ, जिसमें कि बजट के हवाले से हम अपनी फिस्कल पॉलिसी को बैलेंस करने की कोशिश करें, डेफिसिट्स को कम करने की कोशिश करें, टैक्स स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने की कोशिश करें, टैक्स बेस को इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। तो मेरे नज़दीक किसी भी बजट के जो क्राइटेरिया वो ये हैं। मैं इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं देता कि हमने किस बजट में किसी एक सेक्टर के लिए इंसेंटिव ज़्यादा किए या कम किए, क्योंकि ये सारे इंसेंटिव्स डिस्टॉर्शंस की तरफ और एग्जाम्पशंस की तरफ लेके जाते हैं। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड जरूर दूंगा कि इस बजट के एक्सपेंडिचर टैक्स एग्जाम्पशंस दिए हैं, यानी ऐसे सेक्टर्स या ऐसे प्रोडक्ट्स को हम जहाँ से टैक्स इकट्ठा कर सकते थे वहाँ हमने नहीं किए। हमने अपने अखराजात में भी कमी का कोई ख़ास इशारा नहीं दिया है। ख़ास तौर पर अगर आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को देखें तो वहाँ पर भी हमें कोई सब्सटैंशियल कट्स या कोई ऐसी वो नज़र नहीं आती। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि हमारा जो बिज़नेस है, अगर आप बिज़नेस सेंटिमेंट देखें, हम ये देखें कि तकरीबन हम 0% ग्रोथ के ऊपर इस वक्त आ गए हैं। ये कॉन्टेस्टेड है कि कुछ लोग कह रहे हैं 0.29% है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी मनफी शरह के ऊपर है। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये सुपर टैक्स को जिस तरह उन्होंने एक्सपैंड किया है, जब सुपर टैक्स शुरू में लगा था आज से 8-10 साल पहले, तो वो तो वैसे तो इसका तस्वुर गलत है। आप ये कह रहे हैं कि ज़्यादा सुपर इनकम कमा रहे हैं तो ये क्रिमिनल है, हमें आपको ज़्यादा टैक्स करना पड़ेगा। तो पहले उसका रेट या सीलिंग 500 मिलियन रुपया था प्रॉफिट का, फिर 300 हुआ, और इस बजट में जो तजवीज़ रखी गई है वो 150 मिलियन 15 करोड़ के ऊपर आई है। यानी पहले सिर्फ लार्ज एंटरप्राइजेज के ऊपर ही एडिशनल टैक्स था, और अब हमने मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज को भी इसमें शामिल कर लिया है। तो ये एक एंटी बिजनेस स्टेप है। इसके अलावा जो हमने मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन्स में एक इस वक्त डिस्क्रिमिनेशन रखी हुई है सेल्स टैक्स के रिजीम में। बाज़ लोग इसको अच्छा समझते हैं कि जैसे हमने अभी ख़बर देखी कि फाटा में जो इंडस्ट्रीज़ कायम है उनको हमने सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सी ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि ऐसे जोन्स में बन रही हैं वो पाकिस्तान में वापस आ रही हैं। तो जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं उनको उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि ज़रा वो सेल्स टैक्स
तो वो दे रही हैं, तो इससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टॉर्ट हो रही है। तो ये इसमें हमें जो हमें प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, कुछ हमें बेहतर चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे यूथ के हवाले से बात हुई है, यूथ लोन्स के ऊपर इंसेंटिव्स हैं, उनमें कुछ टैक्स जो है उसमें इंकरेज किया गया है यूथ के यूथ प्रोग्राम्स के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। आईटी प्रोडक्ट्स को अगर हम देखें कि इंपोर्ट से मुस्तस्ना करार दिया गया ख़ास लिमिट तक, तो ये अच्छे स्टेप्स भी हैं। ठीक है। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन हैं मेरा ख्याल लार्जली अनएड्रेस्ड हैं, और हमारे टैक्स स्ट्रक्चर में जो बुनियादी खामियां हैं और जिसमें कि टैक्स रेट्स का बहुत ज़्यादा होना है, वो हमें अभी भी वही खामियां नज़र आ रही हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर इकराम साहब, अभी जो बात अली कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में यही एक सबसे बड़ा इस वक्त इशू जो अपेरेंटली नजर आ रहा है कि जो ऑलरेडी टैक्स ब्रैकेट के अंदर है, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, हम उनको मजीद टैक्सेबल कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो टैक्सेस नहीं दे रहे या जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है और वो टैक्सेबल उस बिट्स में नहीं है, उनके लिए शायद अपेरेंटली अभी तक हुकूमत कोई ऐसे स्टेप्स लेने से कासिर रही है और नजर भी आ रहा है। व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट जी? देखिए, टैक्स बेस को जो बढ़ाने का मसला है, उसमें तो जो पॉलिसीज हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव है। यानी कि आप कहते हैं कि आप नॉन फाइलर की कैटेगरी पाकिस्तान में ही सिर्फ पाई जाती है, और बड़ी फ़ज़ाइका केस है, दुनिया हमारा मजाक भी उड़ाती होगी कि आप कह रहे हैं कि जी आप कोई गाड़ी है, कोई पास ऑन, वो लोग टैक्स आपने पहले से कहते हैं कि पास ऑन करते हैं, मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा उसके बाद, मगर आप कह रहे हैं कि जी आप ज़्यादा टैक्स दे दें तो हम आपसे रिटर्न का मुतालबा नहीं करें। अब सबको पता है कितना टैक्स आया होगा नॉन फाइलर्स से, तो क्या उनसे जो लॉ रिक्वायर करता है कि आपको रिटर्न देनी है, उसकी कैटेगरी में तो गाड़ी वाला भी है, छोटे घर वाला भी है, मोबाइल रखने वाला, बहुत सी कैटेगरी है। सेक्शन 114 देखें तो अगर इसी जगह करी जाए तो फिर बहुत बेहतर हो सकता है, शायद टैक्स रेट्स भी बहुत नीचे हम ला सके, क्योंकि अभी तो 3.8 में लास्ट देख रहा था एक्टिव टैक्स लिस्ट के ऊपर जो हर मंडे को अपडेट होती है, उस 3.8 का भी जब जायजा ले तो उसमें से 55% तो वो हैं जिन्होंने इनकम नील सिर्फ अपने आप को बनाने के लिए कि हमें हमारी विद होल्डिंग ज्यादा ना हो, वो एक्टिव टैक्स लिस्ट आ गया, अदरवाइज उन्होंने कोई इनकम शो नहीं की। तो ये जो आपने बताया कि ये इसके अंदर जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, उसको तो अभी इस फाइनेंस बिल में भी बहुत एक इनकरेज किया गया है कि आप यहाँ टैक्स दें और अपने पैसे को आप बाहर रेमिटेंस शक्ल में मंगवा लें तो कोई सवाल पूछा जाएगा। तो ठीक है, मुझे पता डॉलर आपको इस तरह आएंगे या नहीं आएंगे, मगर ये तो जाहिर कर रहा है कि आप उन लोगों से टैक्स नहीं मांग सकेंगे। मैं अपनी सारी एसेट्स क्रिएट करूंगा, जो भी एक्सपेंडिचर करूंगा मैं रेमिटेंस को कवर करूंगा, और $1 लाख तक कोई सवाल लेकर जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी संजीदगी नजर नहीं आती, टैक्स बेस को बढ़ाया जाए और टैक्स रेट्स को माकूल करके ग्रोथ की तरफ जाया जाए। तो अली साहब ने सही फरमाया कि एंटी बिजनेस बायस जो है, बिजनेस ये तो बहुत वाज़ेह नजर आता है कि आपने इसमें एक विंडफॉल गेन वाला भी 98D में लाने की कोशिश किया। ये अभी बताया नहीं किसमें लगेगा, मगर कहा है कि ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस हम बताएंगे कौन सी थी जिसपे आपको विंडफॉल गेन हुई, और फिर ज्यादा से ज्यादा आप 50% से ज्यादा टैक्स नहीं लगाए, लगा सकते हैं। तो अभी एक नई तलवार लोगों पे चलेगी कि वो जो चाहे एफबीआर वाले किसको पाकिस्तान चाहेगी कि वो इसको विंडफॉल गेन हुआ नहीं, हम इसके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। तो ज्यादा कमा रहे हैं तो अच्छी बात है, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ऐसा आ रहा है, वेल्थ ऑफ द नेशन बढ़ रही है, तो पॉलिसीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्टर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अली, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब कह रही है, मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप कमा रहे हैं और आपके सर्कल में आ रहे हो, आप बिल्कुल इट्स राइट मनी, तो उसके ऊपर मजीद टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना ये भी है, और जरा इसको भी कीजिएगा, इस वक्त जी आवाज आ रही है जी, अली की आवाज नहीं आ रही, डॉक्टर इकराम से ही बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो भी बात कर रही है, मैं एंडोर्स दैट, और अलोंग विद इट जो अब 9th रिव्यू एंड टर्म्स एंड कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू ऑल दिस, किस हद तक आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इस बजट के अंदर आई है जी?
हाँ, तो उल्टा काम हुआ देखिए, वो तो चाहते हैं प्राइमरी सेक्टर, कम से कम आप अगर अपना ऑप्शन निकाल कर तो बाकी एक्सपेंडिचर करने के बाद कुछ तो सरप्लस दिखाए, ताकि आपको डेट रिटायरमेंट की तरफ तो आपके पास इतनी स्पेस हो, आप टारगेटेड सब्सिडीज दे सकें बेनजीर में उन्होंने कुछ बढ़ाया है। मगर आप जरा एक नज़र तो देखिए कि वहाँ प्राइमरी सरप्लस तो बड़ी दूर की बात है, वहाँ तो अब हमें बहुत बड़ा होल नज़र आ रहा है। और ये तो अभी इन्फ्लेटेड फिगर होती हैं, जो आपको देखा होगा कि बजट में दो काम बड़े आसानी से किए जाते हैं। एक तो रेवेन्यू साइड को हमेशा आप एग्जेजरेशन से और उसको दिखाते हैं, वो होता नहीं कभी, और दूसरी तरफ आप एक्सपेंडिचर जो है वो कम करके दिखाते हैं और फिर आप उसकी एडिशनल ग्रांट्स, आप मैंने अभी आपको एक आइटम की मिसाल दी कि 3.2 ट्रिलियन का आपने डेट सर्विसिंग रखा था। अब आपको भी पता था कि जो डेट का आपका वॉल्यूम है और जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और आपने अल्टीमेटली जाकर अपना डिस्काउंट रेट बढ़ाना ही है, और फिर आपने नए नोट भी छापने हैं और फिर बैंकों से बारो भी करना है, तो ये तो कहीं जाकर 6 ट्रिलियन पे हमने तो बहुत पहले लिखना शुरू कर दिया था बिल्कुल ऐसे कि ये तो 6 ट्रिलियन से कम नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो अब आपने 7.2 रखा, ये 9 पे चला जाएगा, तो फिर रिवीजन तो फिर जब हम देख रहे होंगे जून के महीने में या मई में, तो इसी तरह की रिवीजन तो अगली गवर्नमेंट के लिए फिर क्या, आप अगर कह रहे हैं कि हम तो अच्छा काम करके जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में से तो कोई अच्छा काम नहीं करके जा रहे। इस पे जरा अली तो का और भी बोरिंग की तरफ। ठीक डॉक्टर साहब, इस पे जरा अली साहब का भी व्यू ले लेते हैं। अली साहब, ये जो अभी 9th रिव्यू का मैंने सवाल किया था, 9th रिव्यू में आईएमएफ ने भी हमें बताया हुआ है क्या करना है। सो इस बजट के अंदर जब आप इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, डू यू फील लाइक कि आईएमएफ ने जो हमें चीजें बताई हुई हैं पाकिस्तान को करने के लिए, उनकी कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन इस करंट बजट के अंदर है? जी, एक तो इसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो ये है कि आईएमएफ के जहाँ तक प्रोग्राम का ताल्लुक है उसमें काफ़ी जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी मेजर्स की अनाउंसमेंट हुई, मगर साथ ही साथ हमें डिस्टॉर्शन मेजर्स भी ऐसे नज़र आए, जैसे पेट्रोल की प्राइसिंग के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा जो एक ट्रस्ट गैप है वो अनफॉर्चुनेटली बढ़ गया है दोनों तरफ। लेकिन अगर हम इस बजट की बात करें तो इसमें एक कमिटमेंट जो गवर्नमेंट ने बजट में की है वो इम्पॉर्टेंट है, वो है कि जी प्राइमरी सरप्लस 0.4% ऑफ जीडीपी गवर्नमेंट इसमें कमिट कर रही है। आईएमएफ की रिक्वायरमेंट 0% होती है प्राइमरी डेफिसिट की, तो यकीनन इस लिहाज से अगर ये बजट को हम फॉलो करें तो ये मेरा ख्याल है कि इट इज़ सेंसिटिव टू दैट रिक्वायरमेंट। लेकिन साथ ही साथ जो मैंने अभी आपको टैक्स स्ट्रक्चर की बात की, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी खातिर तरीके से एड्रेस नहीं की गई और वो आईएमएफ के अलावा हमारे मफाद में हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो डॉक्टर हफीज़ पाशा की किताब आई उसमें उन्होंने जिक्र किया कि हमारा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, अगर हम सिर्फ उन लोगों से भी एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लें, यानी जिनकी जो ज़मीनें हैं वो 100 एकड़ से ज़्यादा की उनकी मिल्कियत है, तो उससे भी कोई उनके अंदाजे के मुताबिक 400 से 500 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा हो सकता है, जो इस वक्त बहुत कम इकट्ठा हो रहा है। तो एक बड़ी डिमांड आईएमएफ की है कि हम तमाम ऐसे सेक्टर्स को टैक्स करें जो कि टैक्स इनको देना चाहिए। दूसरी एक बड़ी अहम डिमांड आईएमएफ की रही है कि जो हमारा सेल्स टैक्स का स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रीमलाइन करें, उसको हार्मोनाइज करें, और इस वक्त हमें इस बजट में उसकी तरफ कोई खातिर खा पेशकदमी नज़र नहीं आई। जो भी डिस्टॉर्शंस हैं, भी सूबों के भी बजट आएंगे, लेकिन चूंकि इस वक्त हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है वो काफ़ी अनसर्टन सा है, तो शायद हमें उतनी उसमें वजाहत से शायद स्टेप्स ना देखने को मिले। लेकिन जब तक कि हम उसको हार्मोनाइज नहीं करेंगे हमारा वो प्रॉबली वो रिव्यू नहीं होगा मुकम्मल। इसके अलावा सब्सिडीज़ को भी आप देखें कि पिछले साल भी बजट से ज़्यादा सब्सिडीज़ दी गई, इस दफ़ा दोबारा सब्सिडीज़ को री इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि अनटारगेटेड सब्सिडीज़ हैं। मैं सोशल प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा, उसमें तो आईएमएफ भी इत्तेफाक करता है कि सोशल प्रोटेक्शन अलाउंस की हद तक उनको कोई एतराज़ नहीं है जो डायरेक्टली कैश ट्रांसफ़र दी जा रही है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल सब्सिडीज़ हैं जैसे फर्टिलाइज़र के ऊपर दी जा रही है वो मौजूद है, उसके ऊपर हमने कोई कमी नहीं देखी है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। इसके अलावा अगर आप जो हमारी जो ग्रोथ नंबर्स हैं और जो हमारी ख़ास तौर पर जिस तरह अभी जो इकोनॉमिक सर्वे में जो ग्रोथ के नंबर्स आए हैं, एग्रीकल्चर में भी देख लें, इंडस्ट्री में भी देख लें, उस हवाले से कुछ ऐसी एजम्पशंस हैं जो कि शायद अनरियलिस्टिक हों टैक्स रेवेन्यू के अतबार से।
तो बजट की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़ाहिर है उसके रियलिज्म के साथ भी वाबस्ता है। तो उस हवाले से भी शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ना हो। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो रीसेंट स्टेटमेंट्स भी आई फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से, अब मुझे लगता नहीं है कि वो इस बात को बहुत ज़्यादा कोई अहमियत दे रहे हैं कि अगर IMF का प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज, आई एग्री ऑन दैट। बल्कि मुझे अभी सरदार फहीम ने भी ज्वाइन कर लिया, मैं जरा उनका जरूर पर्सपेक्टिव चाहूंगा, बिकॉज वो भी इस चीज को बड़ा इन डेप्थ देखते हैं। जो कुछ सरदार फहीम आज का बजट, एक तो आई रियली वांट योर एक ग्रास्प एनालिसिस ऑन दैट, अलोंग विद इट जो कुछ IMF ने हमें कहा है और जो कुछ आज का बजट पेश किया गया है, इसको आप कितना देख रहे हैं कि हमने कंप्लाइंस दी है चीज़ों को? क्योंकि कीपिंग इन माइंड के 12 अगस्त को हुकूमत का टाइम ख़त्म हो जाएगा और ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 1 जुलाई से होनी है। जी सरदार फहीम। जी मंसूर, बहुत शुक्रिया। ये बजट बड़े मुश्किल साल में आया है और जो 12 महीने गुजरे हैं, अमीन वकील हम सबको पता है, लेकिन जस्ट टू रिफ्रेश कि हमारे जो सैलाब का इशू था, फिर इंटरनल हमारे मसले, फिर एक्सटर्नल मसले, वो जब इकट्ठे हुए तो काफ़ी मसले क्रिएट हो गए। जो हमारा एक गैप जो क्रिएट हुआ रेमिटेंसेस के $3 अरब, फिर एक्सपोर्ट्स हमारे कोई 3 अरब 4 अरब कम हुए, तो उससे हमें काफ़ी जो है ना एक खिंचाई सी हुई है रुपए की। अगर हम देखें इस बजट को, देखें पूरी एक एफर्ट की है गवर्नमेंट ने कि इसको द बेस्ट पॉसिबल बजट बनाया जाए जो हमारे सूरत हाल इस वक्त है। कोशिश तो ये की गई है कि जो वनरेबल सेक्टर्स हैं, जो वनरेबल सोसाइटी के का जो सेगमेंट है, उसको थोड़ा सा उसका ख्याल रखा जाए, जैसे हमारे कॉलीग्स भी इसका जिक्र कर रहे थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द बेस्ट द गवर्नमेंट कुड डू एट दिस स्टेज, एंड द गवर्नमेंट हैज आई थिंक इज ट्राइंग टू किक स्टार्ट ग्रोथ। उसके अंदर किस तरह से कि थ्रू एग्रीकल्चर को आप देखें, IT का जिक्र काफ़ी सारे फोरम्स पे हो रहा है, मैं खुद उसका जिक्र कर रहा हूँ। बट बुनियादी बात यह कि वो द 5 E's स्टार्टिंग विद एक्सपोर्ट्स, इन पे फोकस मुकम्मल रहना चाहिए। हमारे कॉलीग्स ने बहुत गहराई से डिस्क्राइब की है बजट का, मैं उसमें उस दोहराना मुनासिब नहीं लगता, लेकिन मैं ज़रा आगे की तरफ जाना चाह रहा हूँ कि वेल्थ जनरेशन ये हल है, कोई हल नहीं है हमारे पास। पूरी दुनिया में जिस मुल्क ने भी तरक्की की है तो वेल्थ जनरेशन के साथ की है, और वो कैसे आप करते हैं? पहला पॉइंट होता है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। देखिए टैक्सेशन जो है वो आपकी इकोनॉमी का एक स्पिल ओवर इफेक्ट होना चाहिए, वो बुनियादी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। रेमिटेंसेस जो होते हैं वो एक स्पिल ओवर इफेक्ट होता है, वो एक अपेंडेज होता है, वो आपका बुनियादी पॉइंट नहीं होना चाहिए। आपका बुनियादी पॉइंट होना चाहिए कि आपकी एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ती चली जाए और आपकी जो डोमेस्टिक GDP है वो आपकी जो डोमेस्टिक ट्रेड है वो बढ़ती चली जाए। गवर्नमेंट ने कोशिश की है, आपके इल्म में होगा कि जैसे पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने IT के सेगमेंट को फिर से रिविजिट किया है कि कैसे उसमें आसानी पैदा की जाए। मैं भी क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन की तरफ से इन चीज़ों में पहले इन्वॉल्व होता था, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि हमारे थोड़े से इंफ्रास्ट्रक्चरल मामलात हमें जो है ना उन पर बहुत गहराई से देखना पड़ेगा, ताकि हमारे जो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स जो हैं इनको तो हम फौरन से पहले कैपिटलाइज करें। देखिए 3 अरब अगर रेमिटेंसेस कम हुए, मिसाल के तौर पर 3 अरब अगर हमारे एक्सपोर्ट्स के कम हुए, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, तो 6 अरब का तो यही एक वो खसारा क्रिएट हो गया। ठीक। सो हमें जो है अपनी जो ग्रोथ को धक्का देना है ताकि वो और तेजी से हो, इसीलिए एग्रीकल्चर पे भी फोकस किया जा रहा है, इसीलिए PSDB पे फोकस किया जा रहा है। लेकिन जो 5 E's हैं, मैं इस पे मैं वो पुरजोर इसरार करना चाहूँगा। नहीं ठीक है, लेकिन सरदार फहीम मुझे एक चीज़ बताएं, 5 E's की आपने बात की, बिल्कुल ठीक है, वेल्थ जनरेशन की बात की, वो भी बिल्कुल ठीक है। जब आप PSDP की बात करते हैं और जो IMF का भी कंसर्न इसमें हम लोग अपेरेंटली देखते हैं कि जी आप लोग एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो फाइनेंशियली आप लोग अपने पार्लियामेंटेरियंस को दे रहे हैं। कीपिंग इन माइंड इस वक्त तकरीबन कोई 40% ऑफ द पार्लियामेंट डज नॉट इवन एग्जिस्ट, लेकिन आपने उनके अंदर भी उनको एलोकेशंस दी हैं, जिसका मेरे ख्याल में एक बड़ा कंसर्न IMF की तरफ से भी आता है कि आप बिल्कुल पैसे लगाएं लेकिन सही जगहों पर लगाएं। इसको आप कैसे फिर डिफेंड करेंगे इफ यू वांट टू? देखिए उसमें जो सियासी मामला उस पर तो मैं ज़्यादा कमेंट दे नहीं सकता, लेकिन जो आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए जो भी एलोकेशन होती है, मैं तो उसको प्रोजेक्ट्स के एंगल से पकड़ता हूँ कि भाई जो प्रोजेक्ट है वो एक मल्टीप्लायर प्रोजेक्ट होना चाहिए। मल्टीप्लायर का मतलब क्या कि एक
एक काम से आपके 5 और आपको अच्छे उसके फवायद निकलें। जो पीएसटीपी का जितनी भी आखिरकार जितने भी पैसे दिए जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको बहुत एहतियात से हमें छान के ट्रू। एहतियात से लॉन्च करना है। वो कौन कौन करता है वो बात की बात है, किस तरह होता है वो बात की बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सबसे अहम चीज़ है कि प्रोजेक्ट्स हमने वो वाले उन पे फोकस करना है जो मल्टीप्लायर्स हों, जो आपको आपकी मईशत को मदद पहुंचाएं। आपकी बात तो ठीक है कि एलोकेशन कितनी है, ये वो भी देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस पे क्या पेशरफ्त होती है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, और जिस वक्त ब्रेक आती हैं तो ज़रा यही डिस्कशन आगे लेकर चलते हैं कि अब इस बजट आ गया, ऑब्वियसली एक अपेरेंटली जिस तरह मैंने पहले कहा कि इट्स अ फ्रेंडली बजट और यहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी गई हैं, लेकिन उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बाद जो हमारे टारगेट्स हैं, जो एफबीआर के टारगेट्स हैं और जिसके ऊपर पूरा मुल्क चलना है, क्या वो हम अचीव कर पाएंगे, या जिस तरह पहले हम लोग चल रहे थे फलाने मुल्क से पैसे पकड़ लो, उसके रोल ओवर्स करा लो, विल बी दैट द वे आउट? इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं बजट ट्रांसमिशन 2023। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, सर दो तीन और बड़े ही इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं जिनके ऊपर मैं आपसे ज़रा रहनुमाई लेना चाह रहा हूँ। सर एफबीआर ने इकट्ठे किए हैं 6,210 अरब, टारगेट है उनका अब 9,200 अरब, 5,300 अरब आपकी सिर्फ डेट सर्विसिंग में जानी है, और उसके बाद आपका बाय वर्च्यू ऑफ एनएफसी एक मेजर पोर्शन उधर चले जाना है। तो सर क्या एक्सपेक्ट किया जाए? फिर मुल्क मांगे तांगे के पैसों से चलेगा, इसी तरह चीज़ें चलती रहेंगी, या चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू एनएफसी अवार्ड्स, विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑल दैट कोई रीएड्रेस होती आपको नजर आ रही हैं इन द करंट प्रिवेलिंग सिचुएशन? जी, अभी तो सियासी इस्तेकाम हुए बगैर इन बड़े इश्यूज को रिजॉल्व करना मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि बड़े अरसे से इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि अब ये फेडरलाइज्ड स्ट्रक्चर की तरफ मूव करना चाहिए। सूबों को 57.5% तो मिल जाता है, और वफाक के पास तो कोई पैसा बचता नहीं है कि वो अपने एक्सपेंसेस मीट कर सके। ये साल बहुत हमारे लिए तकलीफ दे था कि डेट सर्विसिंग के पैसे भी हम नहीं निकाल सके पूरे, उसके लिए भी हमें लोन लेना पड़ेगा। और अगले साल की जो अदाद-ओ-शुमार नज़र आ रहे हैं, एफबीआर की जो कलेक्शन है उनका फरवरी तक तो ये कहना था, जब 170 बिलियन के सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट के ज़रिए नए टैक्सेस लगाए गए कि इन्फ्लेशन का नंबर ले और नॉमिनल को काम 2-3% अपनी एफर्ट भी तो बड़ी आसानी से हम ये 6,740 बिलियन कर लेंगे। मगर अब हम देख रहे हैं कि 7 तो बहुत एम्बिशियसली बात लग रही है, और अभी इसमें तो मेरे पर्सनल चूँकि नॉलेज में है कि कितने रिफंड्स हमने रोके हुए हैं जो जेन्युइन हैं। अब एफबीआर एक ऐसा अदारा बन चुका है जो बिल्कुल जो लोगों का पैसा उनके पास आ जाता है और जो टैक्स ड्यू नहीं है उसके ऊपर बहुत थ्राइव कर रहा है। बाकी सारी जगह हम सर्कुलर डेट्स की बात कर रहे हैं, हम बड़े बड़े होल्स की बात करते हैं। कभी किसी ने एफबीआर को इस नुक्ता नज़र उसका ऑडिट नहीं किया कि कितना लोगों का ड्यू और एक्सपोर्टर्स से कितना सफ़र करते हैं। दूसरे ये फंडामेंटल राइट का इशू तो खैर है ही है कि आप पे वो टैक्स क्यों लिया जाए जो आप पे ड्यू नहीं है। मसलन 120 मिलियन मोबाइल यूजर्स यूनिक की बात कर रहा हूँ, वैसे तो इस वक्त 93 मिलियन सब्सक्राइबर थे लास्ट मंथ। जी जी, उसमें 15% आप एडवांस इनकम टैक्स पुअरेस्ट ऑफ द पुअर से भी ले रहे हैं, जिसके लिए आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्रिएट कर रखा है। और फिर अगर आपकी मंशा ये है कि ये लोग अगरचे टैक्स पेबल नहीं है, तो फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म तो होना चाहिए कि वो पैसा उनको वापस जाए। और ये एक्यूमुलेट होता होता तो अगर आज वो सारे रिटर्न्स दे दें तो बहुत बड़ा पैसा ड्यू भी हो जाए। और आपने कहा कि जी सेल टैक्स आप पूरा पे कर दें और फिर हम आपको आपका 17% अब 18 हो गया वापस कर देंगे। एक्सपोर्टर्स को कहा
अब एक्सपोर्ट की तरफ हम बड़ी बात कर रहे थे जी, एक्सपोर्ट को इधर भी बड़े नारे लगाए गए हैं कि जी ये ऐसा हो जाएगा बड़ा अच्छा। एक्सपोर्टर्स का सबसे बड़ा दुश्मन अब तो एफबीआर बना हुआ है। दूसरे इनपुट्स की कॉस्ट तो है, इन्फ्लेशन तो है ही, जो डिस्काउंट का इस वक्त रेट है, ये सारे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को तबाह कर ही चुके हैं। फिर हम बड़े बड़े ख्वाब भी देखते हैं कि 170 बिलियन के मुल्कों की एग्जांपल देते हैं जी, उनकी आईटी की तो इतनी एक्सपोर्ट, देखते नहीं कि हमारे मरूजी हालात क्या है। एक एनर्जी का क्राइसिस तो हमसे हल नहीं आज तक हो सका, बिल्कुल कॉस्ट ठीक ऑफ है। एनर्जी हमें लिए बैठे हैं। तो ये हम जरा थोड़ी सी जमीनी हकायक की तरफ आ जाए। विश लिस्ट और बड़ी बड़ी ठीक जो वो ठीक तखय्युल की परवाज तो फिर कहीं भी जा सकती है, जा सकते हैं, मगर बिल्कुल ठीक है। अली की तरफ मैं तो चलता हूँ। मेरा अली ख्याल, जी 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 डॉक्टर साहब, मैं आप एक बात बस जी कहते जी हुए खत्म करना चाह रहा था कि एफबीआर के ये जो टैक्स कलेक्शंस हैं, उनको अगर वो एग्जम्पशन देते हैं 2.2 ट्रिलियन की, तो सूबों को जो डिविजिबल पूल में कितना नुकसान होता है। ट्रू ये इनके पास आपको यूनिलैटरली ये हक है कि सेल टैक्स ऑन गुड्स जो है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल में जाना है उसको एग्जम्प्ट कर दे। और उस दूसरी तरफ सूबों को ये कोई अच्छी बात है कि वो एग्रीकल्चर के ऊपर जो बिल्कुल एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स है, जिसका जिक्र अभी किया भी गया है बुक में, हमने तो बहुत लिखा है कि आप तो वहां से 3 बिलियन क्या, वो भी एक एग्जैक्ट ज्यादा फिगर है, उससे बिल्कुल भी ठीक है। कम है, वो भी आप मैं अच्छा नहीं करते। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा अली, दो चीजें जरा मैं ताकि इसको थोड़ा रैप अप भी करें। एफबीआर की परफॉर्मेंस में जब से हम लोगों ने, मैंने एटलीस्ट 20 साल से हम देख रहे हैं एफबीआर का इशू और उसकी परफॉर्मेंस हमेशा से क्वेश्चनेबल पार्ट रही है। हर हुकूमत के दावे रहे हैं लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हुई। आज भी वही चीज़ है, हम लोग डिपेंड सारा कर रहे हैं कि एफबीआर हमें क्या कमा के देगा, वो सही कमा के दे, वो गलत तरीके से कमा के दे। सारी चीज़ें डिपेंडेंट है एफबीआर के रेवेन्यू के ऊपर। डू यू रियली थिंक कि दिस प्रोसेस, ये जो हम लोग ऑप्ट करते हैं, और अब जो कहा गया है कि जी बाहर से जितने मर्जी पैसे आए उन पे पूछेंगे नहीं, $1,00,000 आप वैसे भी उठा के ले आएंगे तब भी नहीं पूछेंगे, तो डॉक्टर साहब जो अभी पहले फरमा रहे थे, तो फिर एक बंदा जिसने ब्लैक मनी किया बाहर से, उसने पैसे अपने हवाला हुंडी के जरिए बुलवा लिए, कहानी ठीक हो गई, एंड ऑफ द इशू। नहीं, एक तो आप ये देखिएगा कि जो ब्लैक मार्केट, स्पेशली जो पिछले में एक साल में जो डॉलर की शॉर्टेज का सामना रहा है, उसमें बड़ी हद तक उसकी जिम्मेदार डार साहब का कंट्रोल मैकेनिज्म है डॉलर्स के फ्लो के ऊपर। जब भी आप ये इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्शन करेंगे, डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो जो नॉर्मल बैंकिंग चैनल से आने वाले रेमिटेंसेस भी कम होंगे, नॉर्मल बैंकिंग चैनल से आने वाले एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स भी कम होंगे और उनके अंदर ज़्यादा गैप आएगा। तो ये इससे हमें काफ़ी सबक सीखने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो लोग हैं, कॉमर्स के लोग हैं, वो इसको पॉलिसी लेसन में अडॉप्ट करेंगे ताकि ये नेक्स्ट टाइम इस तरह की पॉलिसीज़ को ना लेकर इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जिससे हमें अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक, जहाँ तक आपने एफबीआर की परफॉर्मेंस की बात की है, उसके मुख्तलिफ यार्ड स्टिक हो सकते हैं। एक तो यार्ड स्टिक ज़ाहिर है ये है कि किस हद तक वो खुद रेवेन्यू जनरेट करता है अपने इनकम टैक्स के ज़रिए, ख़ास तौर पर डायरेक्ट टैक्सेशन की ज़िम्न में। तो उसमें तो हमें कोई अच्छे नंबर्स नहीं सामने आने मिलते हैं। अगर आप देखेंगे विद होल्डिंग टैक्सेस ही तकरीबन हमारे इनकम टैक्स का 2/3 70% तकरीबन हम विद होल्डिंग टैक्सेस से, यानी एम्प्लॉयर्स जो खुद डिडक्ट कर रहे हैं वहाँ से जनरेट कर रहे हैं, उसमें एफबीआर का जो किरदार है वो बहुत कम है। दूसरी एक और चीज़ देखिए कि एफबीआर को बहरहाल इस बात पर आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जो हुकूमत उनको टारगेट देती है रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, एटलीस्ट वो उस नंबर गेम में पूरा उतरते हैं। आई एग्री, चाहे इकोनॉमी की ग्रोथ रेट नेगेटिव में है, हाँ, वो जीरो पे आए। अभी भी देखें, मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ, अभी भी देखें कि जो रेवेन्यू के टारगेट्स हैं, अभी 1 महीना रहता है, जून के नंबर्स बाद में आएंगे, वो भी पूर्ण उम्मीद है कि हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, शायद एक्सीड कर लेंगे। लेकिन किस कॉस्ट के ऊपर, ये मसला एफबीआर के सोचने का नहीं है, ये मसला इकोनॉमिक डिज़ाइन के सोचने का है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सरदार फहीम, दो चीज़ें, एक तो सुपर टैक्स को अब उन्होंने प्रोग्रेसिव टैक्स नाम दे दिया, उन्होंने कहा जी प्रोग्रेसिव टैक्स है ये, एक। नंबर 2, ये जितनी भी इस वक्त बजट पेश किया गया है, केयर टेकर सेटअप, अव्वल तो मुझे नहीं पता अक्टूबर में इलेक्शंस होने हैं या नहीं होने, सीरियस डाउट्स। केयर टेकर सेटअप या नेक्स्ट गवर्नमेंट,
डू यू रियली थिंक सो कि वो इन सारी चीज़ों को जिस तरह कहा गया है, बताया गया है, उसी तरह एक्सेप्ट कर लेगी, या आपको लगता है दोबारा से आईएमएफ भी कोई किरदार अदा कर सकता है, या एक मिनी बजट भी आ सकता है चीज़ों की ट्विकिंग करने के लिए? मंसूर, मेरा ख्याल है कि उसी तरह कंटिन्यू होगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, तो उसमें थोड़ी सी कैलिब्रेशंस आएंगी, थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स आएंगी। और मैं देख रहा हूँ कि आईएमएफ की कमेंट्री भी आएगी, क्योंकि आईएमएफ ने जितनी माइक्रोस्कोप के साथ पाकिस्तान को देखा है ना पिछले 2 साल में, तो मतलब हैरत होती है कि इतनी ज्यादा उनको किस चीज की फिक्र पड़ गई है। तो जाहिर बात है वो एक पॉलिटिकल फैसला है उनका, वो इकोनॉमिक फैसला नहीं है। सो जो उनका माइक्रोस्कोपिक व्यू है वो चलता रहेगा। तो अगर वो चलता रहेगा तो इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ कमेंट जरूर देंगे। हाँ, जो आपका बजट पेश हो जाता है उसी को लेके चला जाता है आगे, उसमें चेंजेस जरूर आ सकती हैं, उसके अंदर कोई कैलिब्रेशन होगी, उसके अंदर थोड़ी सी कोई एडजस्टमेंट होगी। लेकिन मेरे ख्याल है कि अभी दिस वाज द बेस्ट दैट कुड बी डन एट दिस स्टेज। अभी इसके अंदर देखते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। और मैं पहले भी बात कही थी, दूसरे फोरम्स पे भी कहा है कि हमें वेल्थ जनरेशन की तरफ जाना है। हमें टैक्स कलेक्शन होता है, टैक्स जनरेशन नहीं होता। टैक्स उस तरह कलेक्ट होगा जब इकोनॉमी का पाई साइज बढ़ेगा, तो आपकी टैक्स वैसे ही वो बढ़ जाएगी। सौदे बढ़ेंगे मुल्क में, वैसे ही आपकी टैक्स कलेक्टेड बढ़ जाएगा। ठीक। डॉक्टर इकराम साहब, मुझे सर लास्ट बताइएगा, आईएमएफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकता है? क्योंकि अपेरेंटली अभी तो बहुत थोड़ी देर हुई है बजट अनाउंस किए, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद वहाँ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हो जाए जो रिलीफ पैकेज सो कॉल्ड हुकूमत ने दिए हैं। अभी तो वो कह रहे थे कि 9.8 पे रखें आप, फिर ये मिनी बजट जो आप बार बार टैक्सेशन, कभी पहले आपने देखा था कि एक साल में 2-2, 3-3 मरतबा आप फाइनेंस सप्लीमेंट्री, और आप बीच में देखा नहीं कि फरवरी के बाद एक फिर अप्रैल में भी आया है जो फाइनेंस एक्ट है जी, वो किसी को बताया ही नहीं उन्होंने, चुप करके पास करके। और उसकी इम्प्लीकेशंस पे बड़ी सीरियस नोट आएगा आईएमएफ का, क्योंकि उसमें दोबारा से ऐसी एक दी गई है वो जो बार बार मना कर रहे हैं कि आप अपने टैक्स एक्सपेंडिचर की तरफ तवज्जो दीजिए। अब सारी गुफ्तगू में ये एंगल तो बिल्कुल गायब है कि अगर आईएमएफ ये कह रहा है कि भाई आप अपने टैक्स एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करें, तो हमें क्या मसला है? क्या ये हमारे खिलाफ बात है? ये हमारे अपने ही हक में बात है कि एक तरफ तो हम ये सुपर टैक्स और पता नहीं क्या क्या टैक्स लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हम इतनी एग्जम्पशंस दे रहे हैं, इतने वेवर्स दे रहे हैं, और ये अभी जो दिया है 1114 वाला, ये तो माशाल्लाह है। इसके बाद तो फिर मैं देखूंगा कि कितने वो इस पे सख्त व्यू लेंगे वो। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, हमारी संजीदगी का आलम ये है कि क्या कहाँ इन्होंने ये कहा है कि जी हम अपने जो क्रॉस दी बोर्ड जो है वो अपने जो करंट एक्सपेंडिचर के इतने फजूल हमने रखे, वही इस्लामाबाद में बैठ के आपको पता चल रहा है ये ब्यूरोक्रेसी को देखे कि हम जो है किसी बहुत बड़े क्राइसिस में है, वही पजेरो है। मुझे जरा बड़ी इंटरेस्टिंग आपने ये बात की है। मुझे जरा अली सलमान का भी व्यू ले लूं। सलमान, आप तो इस्लामाबाद में है, सरदार फहीम भी इस्लामाबाद में है। आप लोगों को फीलिंग हो रही है कि पाकिस्तान किसी क्राइसिस का शिकार है इस वक्त? इस्लामाबाद की आबो हवा में ऐसी चीजें आपको फीलिंग हो रही है या नहीं हो रही, या हमें लाहौर बैठे ज्यादा हो रही है? नहीं जी, इस्लामाबाद तो बाज़ ऐसा अंदाज़ा होता है कि ये फैज़ाबाद चौक के बाद पूरा ही हम नए मुल्क में दाखिल हो जाते हैं। तो आपकी बात सही है, सेंटिमेंट ठीक है। जो बिज़नेस के सेंटर्स हैं वहाँ से हम ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका जो कनेक्शन है वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें टैक्स में पॉलिसीज़ में नज़र आनी चाहिए वो नहीं नज़र आती। लेकिन मैं एक और बात उन लाइट और नोट में कहूँगा, वो ये कि बहरहाल इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बहुत नज़दीक है आईएमएफ के और वर्ल्ड बैंक के ऑफिसेज भी, और वहाँ से भी हमें राब्ता इस वक्त कोई खास मजबूत नहीं नजर आ रहा। तो जब तक पॉइंट आ गया, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। सरदार फहीम का भी मैं कमेंट ले लूं। सरदार फहीम, इस्लामाबाद से कोई डिस्कनेक्ट आपको नजर आ रहा है फॉर द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक सिचुएशन? आई डोंट थिंक डिस्कनेक्ट है, आई थिंक शॉक है। पाकिस्तान इज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ शॉक, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है साल के अंदर, सैलाब हुआ है, फिर आपके जो इन्फ्लेशन का जो हुआ है, यूक्रेन का अभी तक, एंड वी आर स्टिल रिवाइविंग। यू वांट टू से कि वी आर इन अ शॉक एंड वी आर स्टिल रिवाइविंग ऑल द शॉक्स?
जस्ट वेरी क्विकली कि यूक्रेन में जंग शुरू हुई तो लेबनान में रोटियां उनकी रोटी खत्म हो गई। हाँ सो ये तो हमारी ग्लोबलाइजेशन की हालत है। ठीक, तो अभी भी वी आर टू बी ऑनेस्ट इन स्टेट ऑफ शॉक, और आहिस्ता आहिस्ता हम उसमें से निकल रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बट बिल्कुल ठीक है। बट वी डू फील द स्लो डाउन। ओके सरदार फहीम, थैंक यू वेरी मच। अली सलमान बहुत शुक्रिया। मुल्हक वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन इतना ही, और ट्रांसमिशन कंटिन्यू रहेगी और आप देखते रहिए स्पेशल ट्रांसमिशन जो बजट को लेकर है PNN के ऊपर। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।